नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की सफारती एस्पेक्ट पर। इस वक्त बड़ी तब्दीली आ चुकी है और तारीख रकम हो चुकी है। हसास तरीन वक्त में अहम तरीन दौर ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। रूस ने इमरान खान के प्रोटोकॉल्स भी तब्दील किए। वो क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कैसे कैसे इस्तकबाल किया, उस हवाले से भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ रूस यूक्रेन की जंग के ऐन बीच 1 घंटे की मुलाकात होनी थी, जिसको 3 घंटे की तवील मुलाकात में तब्दील हुई। तो ये दौरा क्या रंग लाएगा, कितना इंपॉर्टेंट रहा है और दुनिया इसको किस तरह से देख रही है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन दावा कर रहा है कि उन्होंने रूस पर अटैक किया है और दूसरी तरफ रूस भी दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन पर जो है वो अटैक्स कर रहा है। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है, ये यूक्रेन मीडिया की तरफ से दावा आ रहा है। तो इस वक्त चल क्या रहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन बहुत एक्टिव हो चुकी है तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। मुख्तलिफ हम इस वक्त मुलाकातें देख रहे हैं, हमने गुज़श्ता रोज मुलाकातें देखी। इस पूरे मंथ की अगर हम बात करें तो डेली या तो ऑपोजिशन की आपस में मुलाकातें हो रही हैं या फिर ऑपोजिशन के इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है वो MQM और चौधरी बरादरान के ऊपर हो रहा है, काफ लीग के ऊपर हो रहा है कि उनके क्यों तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं। आया वो तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं कि नहीं, उस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं ईसा नकवी साहब और सलाहकार अदील वड़ाइच भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सफारती तारीख की, तो एक तारीख रकम होती नजर आ रही है और एक ऐसे सिचुएशन पे वजीर आजम इमरान खान साहब का दौरा, एक मैं पूछूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बहुत सारे नाकदीन ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि एक तरफ जहां पर जंग चल रही है और उस दौरान वजीर आजम इमरान खान साहब का वहां पर होना, वो उसको अच्छे अंदाज में, अच्छे एस्पेक्ट में नहीं देख रहे। मैं चाहूंगी कि इस पे आप अपना तबसरा दें कि व्हाट यू थिंक कि इस मौके पर जबकि जंग चल रही है, वजीर आजम का वहां पर होना कितना इंपॉर्टेंट है। जी, पहली बात तो यह है कि जब इस दौरे की तारीख मुकर्रर हुई थी उस वक्त तक तो मालूम नहीं था कि जंगी सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दी है। जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है उसके बाद से ये बड़ी सफारती डेवलपमेंट है। दुनिया के एक चौधरी ने दूसरे चौधरी को ललकारा है इसमें, और एक ऐसे वक्त में जब एक चौधरी जो है वो फोन नहीं कर रहा, वो बेइतनाई दिखा रहा है। आप एक ऐसे वक्त में इत्तफाकन आप एक ऐसे वक्त में दूसरे के साथ जाकर बैठे हैं, ये एक तारीखी भी है, ये दुनिया को याद भी रहेगा। ये बड़ा क्रिटिकल फेज था इमरान खान साहब के लिए, ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब इमरान खान साहब वहां पहुंच चुके, इस्तकबाल हो गया, चंद घंटों बाद, बल्कि कुछ ही घंटों बाद वहां जंग शुरू हो गई। उसके बाद एक प्रेशर भी था, एक आलमी प्रेशर भी था कि अब इमरान खान को क्या करना है। और ऐसे में यह डिसीजन लिया कि यह दौरा जो है ये जारी रहेगा, अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होगा। ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी है कि देखें, रूस के साथ पहली मर्तबा ऐसी जब कुर्बत देखने को मिल रही है, ऐसे में मनाजर तब्दील हो गए हैं, वहां की सफारती तारीख के मनाजर भी तब्दील हो गए हैं, वहां के प्रोटोकॉल्स तब्दील हो गए हैं। रूसी सदर की रिसेंटली जो मुलाकातें हुई हैं आलमी लीडर्स के साथ, और दरमियान में एक लंबी सी मेज होती है और कई गज के फासले पर बैठ के रूसी सदर जो हैं वो मुलाकातें करते रहे हैं, जिस तरह के टेलीविजन स्क्रीन पे लोग देख भी रहे हैं। तो आज की जो मुलाकात हुई है, ये फासले कम करके, ये दुनिया को एक पैगाम था, दुनिया को एक मैसेज दिया गया है इसके जरिए। फिर उसके बाद ईसा हसन नकवी साहब ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसमें जो वर्किंग लंच के हवाले से ईसा नकवी साहब से भी हम इस पे बात भी करेंगे। ईसा नकवी साहब ने कल ही बता दिया था कि ये जो वर्किंग लंच है ये भी एक तारीखी मामला होगा। माजी में पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के साथ इस तरह का इंटरेक्शन और इस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो नहीं दिया गया। अब फिर हमारे जो बहुत से तजियाकार हैं इस दौरे को ले रहे थे मामूल का दौरा। ये मामूल का दौरा नहीं है। एक ऐसे वक्त में
وہ جنگ کی صورتحال میں اتفاقاً وہ تاریخ ایک ایسی بن گئی, لیکن یہ تاریخ رقم بھی ہو گئی, اور ایک ایسے وقت میں پھر ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے, ہم جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کی جانب جا رہے ہیں, لیکن دنیا اس کو اور نظر سے ہی دیکھ رہی ہے. لیکن آج پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ ڈٹ کے عمران خان صاحب نے اور ہماری ریاست پاکستان نے فیصلہ کر کے یہ ڈیسیژن لیا. یہ کوئی معمولی ڈیسیژن نہیں تھا, اور اس دورے سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے عیسیٰ, آپ کی طرف موو کروں گی. ایک تو سیم کویشچن کہ اس وقت جو دنیا اس دورے کو دیکھ رہی ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں پر جنگ ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہاں ہونا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بلاک کا حصہ ہے. ایسی بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا روس میں موجود ہونا, جبکہ این بیچ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور جو انٹرنیشنل افیئرز ہے وہاں پر کیا پیغام جا رہا ہے, خاص کر ایسی سچویشن میں امریکہ کا یوکرین کے ساتھ ہونا اور چین کا روس کے ساتھ ہونا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, بڑی پیچیدہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے, اور یہ مختلف ہے. یہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ یورپین میڈیا ہے, اس میں مغربی میڈیا ہے, اس میں انڈین میڈیا جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ سب سے سامنے. لیکن جو میٹر کرتا ہے کہ امریکہ نے اس کے اوپر آفیشیل پوزیشن کیا لیا. وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے حوالے سے جو نیڈ پرائس سے سوال ہوا تقریباً 12-14 گھنٹہ پہلے جو ان کی بریفنگ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے پر تنقید نہیں کی. انہوں نے یہ پاکستان سے توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان یہ بات کنوے کرے گا روسی لیڈرشپ کو کہ جنگ کی طرف نہ بڑھا جائے, کانفلکٹ کی طرف نہ بڑھا جائے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں آنے لگی جنگ کی. جنگ بھی جو ہے رشیا نے اس کو وار ڈکلیئر نہیں کیا ہے. اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے. جو روسی سفیر ہیں اقوام متحدہ میں, انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری آپریشن ہے ڈونباس ریجن میں, ایسٹرن جو آپ کا ساؤتھ ایسٹرن یوکرین بنتا ہے, اور ڈونباس ریجن میں جو 2 علاقے ہیں ڈانیسک اور لوہانسک, یہ وہ علاقے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان کا دورے سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس اس معاملے پہ جو ہے وہ رائے لی, ان سے جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا, اور پھر اعلان کیا روسی صدر نے کہ وہ ان دو علاقوں کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. یہ وہ سیپریٹسٹ ریجنز ہیں جو کہ آلریڈی یوکرین کے کنٹرول میں ایز سچ نہیں تھے. 2014 کے بعد سے یہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہے. یہ الزام علیحدہ ہے کہ روس جو ہے اس کے وہ ان باغیوں کو اسلحہ فراہم کرتا ہے یا ان کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے, لیکن جس آپریشن کی بات انہوں نے کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہاں پر روسی نسل کے باشندوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوکرینیوں کی طرف سے, اس وجہ سے ہم ان کو بچانے جا رہے ہیں. تو یہ تھا پری ٹیکسٹ اس سارے کا. اس کو فل فلیجڈ انویژن کا نام دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں, الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے جو رپورٹ کیا کیف سے کہ وہاں پر انہوں نے 7 دھماکوں کی آوازیں سنی, اور پھر اس میں متضاد اطلاعات ہیں کہ یہ کروز میزائل تھا, بیلسٹک میزائل سے, یا کس قسم کا حملہ ہوا تھا. ایک انفارمیشن ڈومین میں بھی وار چل رہی ہے, لیکن بنیادی جو کرکس ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا وہاں پر موجود ہونا, لیکن پاکستان جو ہے وہ یوکرین کو ایک انڈیپینڈنٹ ایک آزاد ریاست تسلیم کرتا ہے. ان کا سفارت خانہ پاکستان میں موجود ہے, پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ کونوٹیشن اس کی کہ اس کا مطلب کیا اخذ کیا جائے گا, اس بحث سے ہٹ کر یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا تھا اور یہ پروپیگنڈا شروع ہوا انڈین میڈیا سے, اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں. واپس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کیمپ میں کھڑے ہیں. یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا, وزیر اعظم آپ کے موجود تھے, یہ بائیلیٹرل وزٹ تھا, 2 طرفہ دورہ تھا. اس کا اس جنگ کے ساتھ, اس کانفلکٹ کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان اس دورے کو درمیان میں چھوڑ کر اپنی انگیجمنٹس کو چھوڑ کر واپس آ جاتے, جیسے کچھ لوگ اس حوالے سے رائے دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کے کیمپ میں کھڑے ہیں. تو یہ آپشن نہیں تھا, اور ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا. یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف دا یو ایس اپنے ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں دنیا کے ممالک کے ساتھ. آپ کو کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا, اور ایون نیڈ پرائس جو ہے انہوں نے
तबसरा करने से इनकार कर दिया कि शायद हम रशियन ब्लॉक में। जी बिल्कुल, नहीं, वहां रुकने का मतलब ये नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि देखें, जो इस वक्त नॉन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप ये कह रहे हैं कि वहां रुकने का मतलब तो हरगिज ये नहीं है, क्योंकि हम तो एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत चल रहे हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है। वाकई उस वक्त का जो प्रेशर का एक माहौल दुनिया भर में जो बन गया था, उसमें अगर वो दौरा अधूरा छोड़ दिया जाता ईसा नकवी साहब, तो ये बहुत ज्यादा इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत नेगेटिव होता है। और उसमें आप देखें कि जो आरटी को इंटरव्यू दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाने से पहले, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या चीन ने इसमें कोई रोल किरदार अदा किया है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुस्कुराहट थी वो वाज़ेह थी। वो बता रही थी कि चीन जो है वो इसमें शामिल है, और पाकिस्तान और रूस जो ओपन अप हो रहे हैं, और इस तब्दील होती हुई दुनिया में जो चेंजिंग डायनामिक्स है उसमें एक नई हकीकत अब जन्म ले रही है। पाकिस्तान रीजनल ताकतों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन अदील बड़ाई साहब, एक चीज बहुत अहम है जिसके ऊपर से सरफ नजर नहीं किया जा सकता। देखें, 15 अगस्त 2021 के बाद इस दुनिया की पावर डायनामिक्स चेंज हो चुकी है। आज जो हमें रूस करता हुआ नजर आ रहा है, ये अमेरिका की जो कमिटमेंट्स, कमजोर कमिटमेंट्स हैं, उसके नतीजे में हुआ है। अमेरिका ने जिस तरीके से अशरफ गनी के हवाले से भी तो आखिरी वक्त तक क्या स्टेटमेंट्स दे रहा था अमेरिका, हमदुल्ला मोहिब के हवाले से, और इन लोगों के लिए किस तरीके से उनके पोस्ट पे खड़ा हुआ था। और 15 अगस्त को जिस वक्त तालिबान पहुंचे हैं काबुल, तो अमेरिका का शनूक हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक जिस तरह एम्बेसी से काबुल एयरपोर्ट के दरमियान टैक्सी की तरह चलाए जा रहे थे, उसी ने तो हौसला दिया रूस को कि वो ये करे। दुनिया तब्दील हुई है उस वाकये से, और आज जो आपको होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर आपको ताइवान वाले मामले पर अब चीन जो है उसकी तरफ से कोई पेशकदमी, ऑलरेडी कोई 2 जहाजों की इतला आई है कि उन्होंने कोई एयर स्पेस की, तमाम मौके पर जब एन वक्त, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है, और फिर इस मौके पर वजीर आजम की 1-on-1 इतनी डिटेल्ड मुलाकात होना रूसी सदर से, और तमाम एक्टिविटीज जो भी प्रोटोकॉल्स थे उनको इस तरह से फॉलो किया गया, तो आप गैर मामूली नहीं समझ रहे? नहीं, गैर मामूली तो है ना। देखें, जो प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म इमरान खान को मिला पहले वक्त से लेकर, वो तो मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल मिलता था वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिला। मॉस्को के एयरपोर्ट पर तू निशाने अज़्म आली शान की जो धुन बजी, ये धुन किस तरह भारत और भारत के मीडिया की चीखें इस पर निकल गईं। अगर ये सुना सकें वहां पर जो जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, प्रोड्यूसर साहब अगर मारिया प्ले कीजिएगा, जब वहां पर पाकिस्तानी कौमी तराना चला तो क्या मनाजिर थे? साहब, ये मनाजर क्या बता रहे हैं? इन मनाजर के बाद और इन धुनों के बाद ये मॉस्को की सरजमीन पर ये सुनाई दी, भारत में क्या आलम है? आपने इंटरनेशनल मीडिया को कल से मॉनिटर किया है, उस वक्त वहां पर क्या आलम है? एक रिपोर्टर है निरुपमा सुब्रमण्यम, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ इदारों के लिए रिपोर्ट करती रही। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में कि जो इस वक्त चेंजिंग डायनामिक्स हैं और नई इक्वेशंस क्रिएट हो रही हैं, नए एक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, नई अलायंसेस क्रिएट हो रही हैं, और पाकिस्तान और रूस करीब आ रहे हैं। इसी तरीके से आप 1 by 1 इंडियन मीडिया को देखते जाएं, वो बड़ा परेशान नजर आते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत जो है वो
एक डाइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया जो है उसका भी आगाज है। एक मरता हुआ ताल्लुक है भारत और रूस के दरमियान, और जिस तरीके से इंडिया एक अनडिक्लेयर्ड मैनर में अमेरिका के कैंप में खड़ा है, तो जाहिर है कि उससे बड़ी चीजें तब्दील हो रही हैं। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान को जो अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल मिला है रूस में, इससे पहले पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान को नहीं मिला। और फिर एक सवाल जो है जिसके ऊपर, एक चीज जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है और मैं उसको बड़ा जरूरी समझता हूं कि जिसको एड्रेस करना चाहिए, कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को लड़नी है, मगरिब की इस जंग में पाकिस्तान को कोई किरदार अदा करना है। बात यह है कि जो यूक्रेन और रूस का मामला है, ये तनाज़े को समझें कि तनाज़ा इनके दरमियान है क्या, रूस का मौक़िफ़ क्या है, और पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री जिसके अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर वाला मामला है इंडिया के साथ, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। दुनिया के जो नोन इस वक्त सबसे जो प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं तनाज़ात हैं, जिस तरह अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान फॉकलैंड आइलैंड का मामला है, जिस तरह नगोर्नो काराबाख का मसला आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान है, जिस तरह अरुणाचल प्रदेश और सिंकियांग के इलाकों में जो मामला इंडिया के साथ है, चीन का, इसी तरीके से ताइवान का है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इन पूरी दुनिया के डिस्प्यूट्स पर वो आपको मालूम है। पाकिस्तान के अर्जेंटाइन के साथ भी और बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चीन वाला मौक़िफ़ अभी तक ऐसा है जिसमें वन चाइना पॉलिसी की खुलकर हिमायत करता है, उसके जितने भी क्लेम्स हैं उनको तस्लीम करता है और ये कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब बात आ जाती है कि जो यूक्रेन का मामला है, देखें, जो अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी हैं, जो सबसे जो फोर रनर्स थे, सबसे आगे भाग रहे थे, यूक्रेन को जिन्होंने मरवाया है, इस जंग में गिराया है और मामलात को इस नहज पर ले गए। रूस ने क्या मुतालबा किया था? रूस ने कहा था कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाएं, आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी कि यूरोप से मशरिकी यूरोप की जानिब होते हुए रूस के बॉर्डर पर मत पहुंचे। नेटो के मेंबर बनने का मतलब यह था कि यूक्रेन में वो इंस्टॉलेशंस भी करते, वो अपने मिसाइल भी लगाते, वो अपने फौजी भी तैनात करते। तो रूस का तो एक मुतालबा था कि ये मुल्क है, इसके साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हम तौर पर जब सोवियत यूनियन का वक्त था, हमने जिन इलाकों का, जिनमें क्राइमिया शामिल है, जिनमें डॉनबास रीजन शामिल है, जब हमने ये इनको दिए थे 1991 में, इनकी आज़ादी के बाद ये इलाके और वहां पर रहने वाले लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। इस डिस्प्यूट से कतई नजर रूस कहता था कि आप यहां पर इसको शामिल मत करें यूक्रेन को, क्योंकि जो नेटो का चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक मेंबर मुल्क पर हमले का मतलब है कि तमाम नेटो ममालिक मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे अस्करी एतबार से। अब इस सारे डिस्प्यूट के छिड़ने के बाद आप पहले तो मौक़िफ़ देखें कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का क्या है, उसके बाद आप पाकिस्तान की बात करें कि जो सबसे बड़े इसमें फरीक बने हुए थे उन ममालिक का हाल ये है कि सदर जो बाइडेन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी विल सेफगार्ड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, बस पीरियड। और सैंक्शंस की बात की है। वो खुद जब यूक्रेन की हिफाजत के लिए आगे नहीं आ रहे तो पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये दो उन ममालिक का डिस्प्यूट है और पाकिस्तान को सैंक्शंस की तरफ जाता है तो फिर क्या डायनामिक्स होंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी? और दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर तो हम जैसी कंट्रीज पे ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे ख्याल में ये बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव है। सदर पुतिन ने बहुत सोच समझ कर जो भी किया है, उसकी वजह ये स्पर ऑफ द मोमेंट, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये अनइंटेंशनल नहीं है। इसकी मेरा ख्याल है कि एक एक चीज की मंसूबाबंदी की गई है। 2014 में इन्होंने लास्ट टाइम जो क्राइमिया को अनेक्स किया था, उस वक्त जंग हुई थी, उस जंग से अब तक कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। हम माजी बईद की बात नहीं कर रहे, माजी करीब की बात कर रहे हैं। जिन पाबंदियों की आप बात कर रहे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर तो इन्होंने कह दिया कि हम उसकी सर्टिफिकेशन का अमल हॉल्ट कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, हॉल्ट कर दिया, उसको फिलहाल रोक दिया जर्मनी ने। तो जाहिर है कि एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है। यूरोप में क्या गैस की सप्लाई रुकी है?
यूरोप के कमरे गर्म होते हैं, यूरोप की सेंट्रल हीटिंग जो है वो रूस की गैस पर होती है, जिसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। ऑलरेडी जो खाम तेल है वो $104 मेरा ख्याल है, अभी मुझे इस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन $104 आज क्रॉस कर गया था। जो अभी 90 आज जो मुलाकात हुई है 3 घंटे की तवील मुलाकात, यानी जो तय था शेड्यूल उससे भी कहीं तवील मुलाकात हुई। कल जब आज ये टेबल हटा दी गई, आपने पहले ही बता दिया था कि ये मतवक्के है और इसमें ये प्रोटोकॉल्स तब्दील किए जाएंगे। फिर वर्किंग लंच की आपने गुज़िश्ता रोज बात की कि ये भी पहली मर्तबा होगा किसी भी पाकिस्तानी लीडर के प्रोटोकॉल्स के हवाले से। इन सारी चीजों का ये क्या, इस जेस्चर को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, जेस्चर तो बड़ा सीधा सादा और सिंपल है। दुनिया में मैं कह चुका हूं 15 अगस्त के बाद जो पावर डायनामिक्स तब्दील हुए हैं और एक सर्द जंग का माहौल है अमेरिका और चीन के दरमियान। रूस उसमें आप कह सकते हैं कि सेकंड मोस्ट मेजर प्लेयर है। चाइना और अमेरिका का मुख्तलिफ सूरत हाल है, रूस और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान जो टसल है उसकी मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये जो चीजें तब्दील हुई हैं, एक अब आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं डिप्लोमेसी में। मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की और जिस तरह उन्होंने कॉशियस रहते हुए कोई साइड पिक नहीं की अपने रशिया टुडे वाले इंटरव्यू में और लार्जली न्यूट्रल रहते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए इक्तसादी ताउन चाहता है तमाम कुव्वतों के साथ, उसी पॉलिसी को टो करना चाहिए। पहले आप अमेरिका के कैंप में थे, वो गलत था, तो अब अगर आप रूस या चीन के कैंप में बाकियों से कट ऑफ होकर जाएंगे तो वो भी गलत होगा। यहां पर एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है और बैलेंस क्रिएट करने के लिए अगर बात अब आती है कि कोई नाराज हो रहा है तो बस ठीक है, फिर लोग तो नाराज होते हैं ना। अब उनकी नाराजगी पर आप अपने मुल्क का जो मफाद है उसको किस हद तक सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जो मेरे ख्याल से ईसा, अगर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा भी बन जाते हैं जस्ट फॉर आवर इंटरेस्ट, उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है क्योंकि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हो ना, जो आपके मफाद। देखें, वो पाकिस्तान की जो इस वक्त चाहे FATF का मामला हो, चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे जिनकी जरूरत है पाकिस्तान को, फिलहाल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें एक बात तो तय है कि जो अभी इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज्यादा बेहतर सर्व कर सकता है वो अमेरिका और उसका क्लाउड है। लेकिन मसला ये है कि जब आप उनके कैंप में होते हैं वो आपको तब भी लिफ्ट नहीं करवाते, बिल्कुल, और तो भी कर देते हैं। तो वो उल्टा जो है वो फिर वो नुकसान। जब आप ब्रेक से वापस आए तो ईसा नकवी साहब से ये पूछेंगे कि FATF के हवाले से हमें क्या सपोर्ट कर सकता है और इसके अलावा आगे मुआशी मैदान में और तवानाई के मैदान में इस वक्त जो मुलाकात भी हो रही है, इस वक्त जब भी प्रोग्राम ऑन एयर, एनर्जी के मिनिस्टर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो एनर्जी के मामलात को भी देखते हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, इस पे भी आके बात करते हैं। इस पे बात करेंगे नाज़रीन के जो इस वक्त दौरा चल रहा है, जो मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, उनका पाकिस्तान को क्या फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो वहां पर मौजूद हैं उस दौरे के हवाले से, लेकिन इसको आगे मजीद प्रोसीड करेंगे इसी कॉन्वर्सेशन को। ईसा, आपकी तरफ आऊंगी। अभी अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है, अगर तो अमेरिका रशिया पर सैंक्शंस लगा देता है तो व्हाट नेक्स्ट? हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किस तरह से हम इसको कॉप अप करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में इन पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए मारिया, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK, कनाडा और EU ये वो एंटिटीज हैं या ममालिक हैं जिन्होंने रूस के ऊपर पाबंदियों का ऐलान किया, लेकिन ये सैंक्शंस जो हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तरीके से मौसर या इफेक्टिव हो सकती है। ये वही सैंक्शंस हैं जो 2014 में क्राइमिया के वक्त लगाई गई थी, उस वक्त से चल रही हैं। कुछ सैंक्शंस तो सिर्फ रिन्यू हुई हैं, कोई नई सैंक्शंस हैं ही नहीं। जिन ओलिगार्क्स पर, जो बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं रूस के, जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई उन पर पहले से पाबंदियां थी। जिन उनकी ऑयल कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, मेजॉरिटी पर ऑलरेडी पाबंदियां थी। जिन बैंक्स को, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सैंक्शन किया गया अमेरिका की तरफ से कि वो यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट तक रसाई नहीं रख सकते, डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स जो क्लोज किए हैं वो ऑलरेडी 2014 के बाद से उससे हट चुके थे।
गुज़श्ता 3 से 4 साल में अगर आप रूस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, गोल्ड रिजर्व्स को डॉलर्स के हवाले से बढ़ाने का है, आपको पता चलता है कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे। 15 दिसंबर को जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी सदर शी जिनपिंग के दरमियान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, उसका जो ऑफिशियल हैंड आउट जारी किया गया था क्रेमलिन की तरफ से और जो बीजिंग में जो उनकी वजारत खारजा है उनकी तरफ से किया गया था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन सैंक्शंस से, इन पाबंदियों से वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़वाने के लिए ये दो बड़े ममालिक, ये इन्होंने कहा कि हम एक अल्टरनेट सिस्टम जो है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सैंक्शंस है ये एज सच इफेक्टिव नहीं होंगी। सैंक्शंस जो है वो ईरान पे सैंक्शंस की बात होती है तो बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि जी उन पे सैंक्शंस है इसलिए हम उनसे फायदा नहीं ले सकते। यहाँ सैंक्शंस लगती हैं और हमारे जो मुआहदे होने जा रहे हैं तो उसमें हम कैसे इससे फायदा सैंक्शन से देखें वड़ाई साहब, बचने का भी बड़ा तरीका होता है। ये जो कंपनी जिसने नॉर्ड 2 बना रही है, कोई 11-12 अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी रकम की बात कर रहा हूं। ये जो नॉर्ड 2 स्ट्रीम है जो जर्मनी ने जिसकी सर्टिफिकेशन को हॉल्ट किया, ये जो कंपनी बना रही है इसके ऊपर भी तो पाबंदियां थी। जो रॉसनेफ्ट है उसके ऊपर भी तो पाबंदियां हैं। इसी तरीके से जो नॉर्ड 1 है उसके ऊपर भी पाबंदियां। लेकिन मसला यह है कि इस सारे मामले में रशिया जहां पर एक मामले में डैमेज होगा, लेकिन जब आप ऑयल प्राइस बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस क्राइसिस की वजह से बढ़ रही है, तो या तो आप कहेंगे कि हम रशिया से जो 5 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है ऑयल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो उससे जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी, तो उसका फायदा किसको होगा? आप रूस से खरीद रहे हैं ना, रूस को पैसे देंगे। तो वो सारी कॉन्फ्लिक्ट मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर अमेरिका सैंक्शंस अप्लाई करता भी है तो इन वाइस वर्सा क्या रशिया भी किसी एस्पेक्ट में अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस? जी बिल्कुल। इन तमाम सैंक्शंस के ऐलान के बाद कनाडा को, बरतानिया को, यूरोपियन यूनियन को, जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और अमेरिका को सेपरेटली जवाब दिया गया है रूस की तरफ से। जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी जो मारिया ज़खारोवा है, आप उनकी स्टेटमेंट्स को फॉलो करें। सरगेई लावरोफ का जो स्टेटमेंट आया है इनको आप फॉलो करें, और क्रेमलिन के तर्जुमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप डिमिट्री पेस्कोव, आप इन तमाम लोगों की गुफ्तगू सुने, आपको पता चल जाता है कि इन सब ने कहा है कि हम जवाब में आप पर पाबंदियां लगाएंगे, आप हमें सैंक्शन करेंगे, हम जवाब में आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। देखिए, रूस वाला मामला सिर्फ बातचीत से हल हो सकता था। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो कुछ किया यूक्रेन वाले मामले पर, वो बातचीत के जरिए इसको हल कर सकते थे। रूस ने क्या कहा था कि आप बराबरी की सतह पर बैठकर हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप हमारे साथ इस पर बात करें, आप हमें सिर्फ ये एश्योरेंस दे दें कि आप यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएंगे नेटो का। ये एश्योरेंस नहीं दी गई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि देखें हम अगर बनाएंगे भी तो अभी नहीं बना रहे। रूस ये कहता था कि आप ये ना कहें कि आप अभी नहीं बना रहे, इसका मतलब आप कल बना लेंगे, आप कभी भी नहीं बनाएंगे, ये आप बात तय करें। तो ये तो उनके लिए कंट्रोलेबल था, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया इसको। दे परहैप्स वांटेड कि ये इस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट करे, लेकिन शायद इतनी जल्दी और इतना ज्यादा मामला जो है वो फैलेगा, बिगड़ेगा। असल चीज जो है जिस पर पूरी दुनिया को फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान इसमें जो अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकता है वो करना चाहिए, वो ये है कि अभी इस जिसको रूस मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, दुनिया फुल फ्लेजेड इन्वेजन कह रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है इसका दायरा ना फैले। अगर इसका दायरा फैलता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन वाले मामले पे एक फुल फ्लेजेड बाकायदा इन्वेजन होने के बाद रूस पोलैंड की तरफ, हंगरी की तरफ, जो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, फिर इसका फैलाव रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर ताइवान वाला मामला भी छिड़ेगा, फिर इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये सारा मामला फैलेगा, जंग लग जाएगी, और फिर जो है वो दुनिया भर के ममालिक इसमें वन वे और द अदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। असल कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मामला जहां पर है, जिस इलाके में है, वहां महदूद रहे, वहां से बाहर ना निकले। ठीक है, यानी कि इसमें तमाम जो इर्द गिर्द की कंट्रीज हैं उनको एज अ मीडिएटर रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इससे आपने प्रोग्राम का टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, बाद हम आलमी जो मंजरनामा है वहां से निकल कर आएंगे। पाकिस्तान का इस वक्त जो मंजरनामा है वो क्या है, यहाँ पर ऑपोजिशन इस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है। सो क्या ऑपोजिशन इस हवाले से कामयाब हो सकती है कि नहीं, क्योंकि बहुत मुलाकातें चल रही हैं। सो ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जहां पर एक्टिव हुई है, उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मुलाकातें अब इत्तेहादियों से हो रही हैं और इत्तेहादियों के एक बार फिर से नखरे शुरू हो चुके हैं। चाहे काफ लीग की बात की जाए, एमक्यूएम की बात की जाए, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक बॉर्डर लाइन पे है, वो किसी वक्त भी क्रॉस हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चौधरी बरादरान के भी तेवर बदल रहे हैं। अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी, इस वक्त क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। और नाज़रीन को ये बता दूं कि हमें सहाफी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से कमेंट लेंगे। लेकिन अदील, पहले आपकी तरफ, ये क्या चल रहा है? इत्तेहादी फिर से नाराज हो रहे हैं, मतलब क्या ऊंट जो है वो इस वक्त ऑपोजिशन के पलड़े की तरफ जाता जा रहा है? इत्तेहादी अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब पर एक दबाव की जो सूरत हाल बनाने की जो अपोजिशन कोशिश कर रही है, जो की जा रही है, उसमें इत्तेहादी विकेट के दोनों जानिब इस तरह खेलते नजर आ रहे हैं कि कल मुलाकात होती है, चौधरी बरादरान जो हैं वो जाते हैं आसिफ अली जरदारी से मिलने, और उसके बाद एलामिया किया जारी होता है, मुश्तरका एलामिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में अहम फैसले ये खुद काफ लीग जारी कर रही है। मुशावरत से आइंदा लाइहा अमल तय करेंगे मुश्तरका एलामिया, सियासी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, एक दूसरे पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। ये हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं, और इस पे वक्त भी मांग लिया। उसके बाद चौधरी मोहम्मद इलाही साहब आज ट्वीट करते हैं कि स्पीकर असद कैसर साहब ने उन्हें कॉल की और इसमें करंट सिचुएशन डिस्कस की गई। लेकिन चौधरी मोहम्मद इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बताया कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन और कंसल्टेशन है ये चल रही है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई डिसीजन लिया जा चुका है। हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उन पर बाउंड हैं और इन्हें ऑनर करेंगे। तो मोहम्मद इलाही साहब पहले भी अच्छा छक्का लगा चुके हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जूनियर सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है। एक जानिब उनकी ऑफिशियल मुश्तरका प्रेस रिलीज आती है, और उसके बाद मोहम्मद इलाही साहब का ये भी ट्वीट, पहले जिस तरह खान साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, अब जब ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन जो इत्तेहादी हैं ये कोई दो फरीकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए, किसी भी फरीक के लिए नंबर्स पूरे करना कोई बड़ा मसला नहीं है। असल मसला यह है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो किसके गले पड़ेंगे, असल सवाल यह है। और इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नहीं तो तहरीक अदम एतमाद या जितनी थिन मेजॉरिटी के साथ इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है नंबर्स पूरे करना। नंबर पूरे शायद इस वक्त भी हों, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बड़ा अहम सवाल है। नंबर की गेम पर ही अगर बात की जाए तो सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत के 24 अरकान जो है वो हमारी तरफ है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो की जा रही है, या वाकई में हकीकत में भी ऐसा ही है? देखिए, अपोजिशन संजीदा तो नजर आती है, अपोजिशन चाहती तो है कि अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन इस वक्त कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कि पहले इन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम जाएंगे जहांगीर तरीन साहब की तरफ, और जहांगीर तरीन साहब जो है वो हमारा साथ देंगे, और इस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर एक चीज ये सामने आई कि जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी सब जहांगीर तरीन साहब के साथ इस मामले में नहीं है। तो और दूसरा फिर एक और इनको खतरा था, और वो ये था कि डिफेक्शन क्लॉज जो है यहाँ पर अटैक्ट होती है कि अगर वो अदम एतमाद में इनका साथ लेते हैं तो अदम एतमाद तो हो जाएगी। लेकिन फिर जब इन्होंने एतमाद का वोट तो नहीं है, वज़ीर आज़म के लिए इन्होंने वोट लेना है, तो अगर डिफेक्शन क्लॉज के तहत वो नायल हो गए तो फिर क्या बनेगा? फिर इत्तेहादियों की तरफ जाते हैं। इत्तेहादियों को भी समझ नहीं आ रही, इत्तेहादी भी विकेट की दोनों तरफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल बड़ा सब खेल रहे हैं। और काफ लीग के बारे में तो मेरा मुस्तकिल व्यू है और बड़े अरसे से है कि ये पंजाब की एमक्यूएम है, ये हुकूमत में भी है, ये अपोजिशन में भी है, ये इधर भी है, ये उधर भी है। इस वक्त बहुत एक कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आ रही कि कौन चाहता है अदम एतमाद लाई जाए, कौन सी कुव्वत है। इंटरनेशनल तो हमें नजर आता है, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की अगर इंटरनेशनल कुव्वतें एक्टिव हैं और वो अपोजिशन के पीछे हैं, तो क्या हमारी जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी? मुझे नहीं लगता वो न्यूट्रल रहेगी। अगर बैरूनी मुदाखलत है और बैरूनी कुव्वतें हैं, तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का खामोश रहना भी तशवीशनाक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी कि देखे ना इस वक्त क्या माहौल है।
इंटरनेशनल हालात देखें, रीजनल हालात देखें, इंटरनल हालात देखें। इमरान खान साहब रशिया जा रहे थे, इससे पहले चाइना जा रहे थे, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए बलूचिस्तान में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, और फिर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग बढ़ गई, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनली, तो ऐसी सारी सूरत में इमरान खान साहब जो फैसले ले रहे हैं वो जाती तौर पर तो नहीं ले रहे। ये तो रियासत पाकिस्तान का फैसला था कि इमरान खान साहब को रशिया जाना चाहिए, इमरान खान साहब को चाइना जाना चाहिए। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और एक बात मैं आज दोबारा दोहरा दूं, और ये मैं तीसरी बार कह रहा हूं, अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो अगर कोई यह समझता है कि आगे इलेक्शन होंगे तो मुझे इलेक्शन होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, अगर कोई यह समझता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, मुझे शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, मुझे फिर क्यास नजर आ रहा है, और फिर मुझे कोई नई चीज नजर आ रही है। फिर तहरीक अदम एतमाद के बाद अभी अदील भी बात कर रहे थे कि उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके बाद क्या होगा, वो एक मेजर क्वेश्चन है, वो उसका आंसर किसी के पास नहीं है अभी तक। बिल्कुल, देखें आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे बहरान ही बहरान नजर आता है अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है। और इमरान खान साहब होंगे सड़कों पर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल रहे हैं, जाके टी चौक में बैठ जाना है, और आज भी उनके पास इतने लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे फिर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आकर बैठ जाएंगे। ये वो अपोजिशन है जो कि टूट गई थी सेनेट में अपोजिशन लीडर पर, कि आजम नजीर तारड़ साहब को बनाना है या गिलानी साहब को बनाना है। जो अपोजिशन लीडर पे टूट गई थी अपोजिशन, वो हुकूमत में, इक्तदार में कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते हैं, एक दूसरे के पीठ में छुरे घोंपते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। तो इसलिए सबका मकसद सदीक एक ही है कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, कहीं किसी ना किसी तरीके से वजीर आज़म इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटाना है। ये अगर पॉइंट में लेकर जाऊं तो इस हवाले से ऑपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, इमरान खान हट गए, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कब तक वज़ीर आज़म रहेगा, क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ देगी? और उसके बाद अगर ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो निगरान सेटअप कौन होगा, कौन निगरान हुकूमत बनाएगा? और अगर डिफेक्शन क्लॉज के तहत वो लोग नायल हो गए जो कि पीटीआई की तरफ से इनके साथ खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? ये एतमाद का वोट कहां से लेंगे? इत्तेहादी किधर जाएंगे? और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है तो इमरान खान का क्या रद्द अमल होगा? और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रहती तो अपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा? ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है, गेम बड़ी है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर मैं इसी जो भी सदीक ने बात की है इसी को सम अप करूं तो एक तरफ तो कंफ्यूजन तो है ही है, लेकिन अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में किसी न किसी तरीके से हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।